गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों। और सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरी इस क्लास में। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आज से थोड़ा ज्योग्राफी पर बात करना शुरू करेंगे एक नए अंदाज में, ज्योग्राफी बाय फिगर्स। ठीक है ना? चूंकि आप सबके पास ही देखिए, आप लोग प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, आपके पास मटेरियल्स होते हैं, इनकी कोई कमी नहीं होती है, सबके पास ही होते हैं, नेचुरल है। किसी ना किसी कोचिंग का या कोई ना कोई अच्छा मटेरियल्स आपके पास नॉर्मली होते ही। आपके पास बुक्स भी होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, अच्छी हैं, नो डाउट, बहुत सारी अच्छी बुक्स आती हैं, आप सबके पास होती है। आपके पास एनसीईआरटीज भी इसकी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। 6 to 10 या 12 तक भी ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी अच्छी बुक है। ठीक है, तो मटेरियल आपके पास है, बुक आपके पास है, एनसीईआरटी आपके पास है, यानी मटेरियल की कोई समस्या यहां पर रह नहीं जाती है। ठीक है ना? इस क्लास में ज्योग्राफी बाय फिगर्स का मतलब यह है कि मेरा टारगेट जो रहेगा, वेलकम बैक एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम, हेलो, स्वागत है आप सबका। तो आप इसको बेटर तरीके से समझ लें। यहां से आप इस क्लास के बाद ज्योग्राफी आपके लिए रटने की वस्तु न रहे और नॉट अ थिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है ना? नॉट लर्निंग, लर्निंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, यहां की बात है। वी आर गो थ्रू द सेकेंड वन, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? ज्योग्राफी को आप इतने बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है बेटा इमेजिनेशंस का। ठीक है ना? आपका इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग होगा, आपको ज्योग्राफी उतनी ही अच्छी समझ आएगी, आप ज्योग्राफी में उतना ही अच्छा आंसर्स राइटिंग कर पाओगे, ये आप समझ लीजिएगा। तो ये टॉपिक ही है इमेजिनेशन का, और इमेजिनेशन हमेशा फिगर में होता है, क्योंकि अवर ब्रेन थिंक्स इन पिक्चर्स। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, हमारा दिमाग जो है वो तस्वीरों में सोचता है। ठीक है ना? यूनिवर्स आज पढ़ेंगे अभी, तस्वीरों में सोचता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अ मंकी, बंदर, तो आपके दिमाग में बंदर की फोटो आएगी, बंदर का फिगर आएगा, न कि बंदर लिखा हुआ आएगा, MONKEY। आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कभी भी कि इस तरीके से बंदर लिखते हैं या मंकी लिखते हैं। तो हमारा दिमाग पिक्स में सोचता है हमेशा, ये दिमाग की खासियत है। जिस किसी भी इंसान की, आप अपनी मॉम को अगर याद करिए तो आपको मॉम का चेहरा याद आएगा, मॉम की तस्वीर दिमाग में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? गुड आफ्टरनून फूलचंद जी। तो ये नेचुरल होता है। ठीक, तो हमारा दिमाग जब थिंक पिक्स में करता है, पिक्चर्स में करता है, तो ज्योग्राफी जो कि एक इमेजिनेशन का सब्जेक्ट ही है, इसको हम क्यों ना पिक्स के थ्रू ही करें। पिक्स का मतलब फिगर्स, ठीक है ना? तो हम फिगर्स के थ्रू ही क्यों ना कर लें, एक बार दिमाग में क्लियर बैठ जाएगा। अच्छा, मटेरियल आपके पास है ही, बुक आपके पास है ही, एनसीईआरटी आपके पास है ही, कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब में सेम बात दी हुई है, कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं मिलता है लगभग। चाहे वो आप अनिल केसरी जी की किताब ले लो, चाहे महेश वर्डवाल जी की किताब ले लो, चाहे आप खुल्लर की किताब ले लो, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लो, लगभग सब में समान बात लिखी हुई है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? तो जब इस चीज को हम लोग समझते हुए चले कि भाई होता कैसा है, तो आपको ज्योग्राफी और खासकर फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भौतिक भूगोल, ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक दोस्तों, तो इसको आप बड़े अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहले यूनिवर्स, हर टॉपिक में, हर किताब में पहला यही टॉपिक होता है, अवर यूनिवर्स, इट मींस हमारा ब्रह्मांड। ठीक है ना? ब्रह्मांड, आप जानते हैं कि हम लोगों को ये अनुमान है, हमारे साइंटिस्ट को ये अनुमान है कि अभी हमें जो यूनिवर्स है उसका 10% ही नॉन पार्ट है, बाकी जो 90% है
वो अभी कैसा है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, अननोन है हमारे लिए। ये भी एक अंदाजा है। जिस चीज का 90% हमें पता ही नहीं है, हमें ये कैसे पता कि वो 90% ही है, हो सकता है वो 99% हो, ठीक है ना। तो ये सिर्फ अंदाजा है, एक केवल, हाँ वो भी अच्छी है किताब, बिल्कुल अंजलि जी, माजिद सर की किताब अगर आपके पास है, नो प्रॉब्लम, अच्छी किताब है, ठीक है ना। उसको भी अगर आप है तो आप उसको बेस बुक बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक, अच्छी किताब है। तो ये आप समझ लीजिएगा, पहले तो यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज कितनी है ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। हम ये अंदाजा लगाते हैं, केवल ये हमारा आइडिया है कि हम 10% यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, बट एक्चुअली में 10% जानते हैं या नहीं जानते, ये केवल अंदाजा है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अवर यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स से पहले तो आप जान लें कि यूनिवर्स में सबसे पहले जो आपका यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है, ठीक है ना, इसे सबसे पहले ब्रह्मांड को स्टडी स्टार्ट की थी सबसे पहले आपके टॉलेमी ने, ठीक है ना। टॉलेमी साहब ने सबसे पहले इसकी स्टडी स्टार्ट की थी। टॉलेमी पहले आदमी थे जिन्होंने पहली बार आपका ब्रह्मांड की स्टडी स्टार्ट की, यानी इसे कुछ पढ़ना, कुछ सितारों वगैरह को देख के कुछ समझना शुरू किया। उन्होंने इसको सबसे पहले टॉलेमी ने ब्रह्मांड का अध्ययन शुरू किया। और चूंकि टॉलेमी क्रिश्चियन थे तो बाइबल की धारणा के अनुसार इस समय जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के आधार पर, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इन्होंने ब्रह्मांड की या आपकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं ये आपके पूरे यूनिवर्स का, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट क्या है, या इसे भूकेंद्र अवधारणा कहते हैं या भूकेंद्रीय अवधारणा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भाई पृथ्वी जो है यानी अर्थ जो है, ठीक है दोस्तों, अर्थ आपकी सेंटर में है, केंद्र में है, और सारे सितारे, सारे स्टार्स, सारे आपके जो सूरज, चंद्रमा, सन, मून वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, दे ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इन्होंने ये कहा कि सेंटर में हमारी अर्थ है और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसी अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, इस अर्थ का ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो सन हो, अदर प्लेनेट्स हो, मून हो, या जो भी हो, एक्स वाई जेड, जितना भी टॉलेमी के समय में ये 140 ईस्वी या 140 एडी में जो भी जानकारी थी उस हिसाब से इन्होंने ये कहा। यही कॉन्सेप्ट आपका कहलाया जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट या भूकेंद्रीय अवधारणा, कि साहब पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सभी जो भी पिंड हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इसी अर्थ का चक्कर लगाते हैं, इसी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। बहुत पहले तक भाई बाइबल में यही थी, ठीक है ना। इसके बाद आपके कुरान में भी यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। और पुराने समय में, पहले के टाइम में जो भी नॉलेज या जो भी ये सब चलता था, इसमें रिलीजन का यानी धर्म का बहुत बड़ा दखल था। धर्म की मान्यता को, जो भी रिलीजियस वैल्यूज है, उनको आप जल्दी ओवरलैप कर नहीं सकते थे, उनको जल्दी आप विरोध कर नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी यहां पर वर्ल्ड वाइड चलती रहती है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें परिवर्तन तब आया जब 1543 में, नमस्कार सचिन जी, नमस्कार, कॉपरनिकस साहब ने अपना यूनिवर्स का स्टडी किया और कॉपरनिकस साहब ने यह कहा कि यह नहीं चलेगा। चूंकि 1543 की बात है, इस समय तक भी हमारी यूनिवर्स के बारे में नॉलेज बड़ी लिमिटेड है, आज भी लिमिटेड है, लेकिन उस समय तो और ज्यादा लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे टेलीस्कोप्स हमारे पास नहीं थे, कोई भी ऐसे साइंस उतनी डेवलप नहीं थी,
तो हम जितना थोड़ा बहुत मान लीजिए देख पाते थे उसी से अपना अंदाजा लगा के या स्टडी करके कॉपरनिकस साहब ने ये कॉन्सेप्ट बदला और इसे कहा हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, देखो रोमन लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में जियो कहते हैं अर्थ को या पृथ्वी को, और हेलियस कहते हैं सूर्य, सन। तो हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट 1543 में कॉपरनिकस साहब ने दिया। इनके हिसाब से भाई सन सेंटर में है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट, चाहे वो मून हो, अर्थ हो, सॉरी मून तो नहीं, अर्थ हो, अदर प्लेनेट्स हो, ये सब सन को रिवॉल्व राउंड करते हैं, सन के आसपास घूमते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट कि सूर्य सेंटर में है, ये कहलाया आपका हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसने दिया? कॉपरनिकस ने। कब दिया? 1543 में। ठीक है ना, तो ये आपके कॉन्सेप्ट पहले आपका जियोसेंट्रिक चलता रहा, उसके बाद यहां से आपके 16th सेंचुरी से, ये कौन सी सेंचुरी हो गई भाई? 16th सेंचुरी। ठीक है ना, 16th सेंचुरी से आपका हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आता है और धीरे 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 फिर वही आपका इफेक्टिव हो जाता है और ज्यादातर जो वैज्ञानिक हैं, ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं, ज्यादातर जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो सारे धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को मानने लगते हैं। ठीक है ना, जब ये कॉन्सेप्ट बन गया, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट की बात एक्सेप्टेड हो गई, तो यूनिवर्स में लोगों का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा। अब यहां पर लोग ये समझने लगे, ये चाहने लगे कि हमें पता चलना चाहिए कि भाई हमारा यूनिवर्स बना कैसे, हमारा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी ये बनी कैसे, साइंटिफिकली ये कैसे बनी। भाई बाइबल के हिसाब से तो 6 दिन में जो गॉड थे उन्होंने पृथ्वी और ये सृष्टि जो भी यूनिवर्स वगैरह है वो बना डाली थी। इसी प्रकार से हर धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो इसी तरीके से अपने अपने धर्म में, कुरान है तो भाई अल्लाह ने बनाई, हिंदू धर्म है तो भगवान ने बनाई, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से ये बातें दी हुई है। और लगभग सभी के जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं, धार्मिक जो अवधारणाएं हैं, वो लगभग सभी की सेम भी है, मिलती जुलती है। लेकिन साइंस तो धर्म के हिसाब से चल नहीं सकती थी। जब साइंस धर्म के हिसाब से चल नहीं सकती थी, बेटा अंजलि जी, इतने बड़े टाइम स्पैन में 1-2 साल का अंतर कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा बेटा कि हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कब आया, बाय ईयर। जब भी पूछा जाएगा, अगर टाइम पूछा भी गया, पहले तो पूछा ही नहीं जाएगा, अगर पूछा भी गया तो आपसे क्या पूछा जाएगा? सदी, सेंचुरी पूछी जाएगी। ये आपको याद होनी चाहिए, 16th सेंचुरी। ठीक है ना, जब भी पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, क्योंकि कॉपरनिकस के बारे में कोई बहुत ज्यादा डेट वाइज, ईयर वाइज डिटेलिंग मौजूद नहीं है। अंदाजा माना जाता है, कहीं कहीं 1453 मिल जाता, 43 मिलता है, और कुछ किताबों में 45 भी मिल जाता है। डजंट मैटर, उसको कतई आप गलत ना माने। ठीक है ना, तो ज्यादातर किताबें 1543 को ही आपका मानती है। सेंचुरी याद रखें, सेंचुरी वैल्यूएबल है। ठीक है ना, तो अब जब इंसान के दिमाग में ये सवाल आने लगा कि भाई हमारा यूनिवर्स बना कैसे, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा अलग टाइप की रिसर्चेस स्टार्ट हो गई। बहुत सारे थ्योरीज आई, बहुत सारे सिद्धांत आए कि भाई कैसे बना, क्या हुआ। ये सारे सिद्धांत जो आए, इनमें सबसे ज्यादा, चूंकि देखिए जो अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली बात है, उसमें ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीएस के अकॉर्डिंग सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सारी थ्योरीज पढ़नी भी नहीं, केवल एक ही थ्योरी पढ़नी है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। स्वागत है इंद्र जी, स्वागत है। और वो है बेटा बिग बैंग थ्योरी, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, बिग माने बड़ा, ठीक, और बैंग माने विस्फोट या ब्लास्ट। तो ये बिग बैंग थ्योरी आपकी दी हुई है जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है ना, जॉर्ज लेमेंटर ने ये बिग बैंग थ्योरी दी थी कि भाई ब्रह्मांड या यूनिवर्स की उत्पत्ति जो हुई वो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हुई, एक बड़ा विस्फोट। ठीक, ये आपके बेल्जियम के थे,
और ये एक पादरी थे, फादर थे, ठीक है ना, फादर थे, पादरी थे। तो ये बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी, इनके हिसाब से बाकी जो आपके हैं वो स्टडी स्टेट थ्योरी भी आई है, इसके अलावा आपका पल्सुएटिंग थ्योरी भी आई है। वो सब थ्योरीज ऑप्शनल के लिए काम की हैं, जीएस में काम की नहीं है। जीएस में आपको उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए वो काम की है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें। तो यहां पर दोस्तों बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने ये थ्योरी दी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्होंने टाइम दिया है, ये थ्योरी पहली तो जो है 1960-70 में पॉपुलर होती है। पहले तो कोई भी साइंटिस्ट थ्योरी देता है तो 4 जगह चर्चा होती है, कोई उसे मानता है, कोई नहीं मानता है, फिर लोग उस पर थिंक करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल होती है। अभी भी इस थ्योरी पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ज्यादातर साइंटिस्ट हैं, वो इसी थ्योरी को एक्सेप्टेबल मानते हैं, ठीक। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, द थ्योरी इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा था इसलिए मैं उसको क्या बताऊं आपको, है महाविस्फोट सिद्धांत, ये आपका कहा जाता है, ये हिंदी में, ठीक है ना। जॉर्ज लेमेंटर बेल्जियम के पादरी थे, फादर थे, बिशप थे, ठीक। इन्होंने थी 1670 में डेवलप होती है, और इन्होंने कहा कि लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व, बिफोर द 15 करोड़ ईयर, ठीक, या 5 मिलियन ईयर, ओ बिलियन, ठीक है ना, 5 बिलियन या 15 करोड़ साल पूर्व, आप अच्छी तरह समझ लें 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी में बिलियन बनेगा तो इंटू 100 हो जाएगा, तो वो बिलियन हो जाएगा, ठीक है ना, 2 बिंदी बढ़ जाएंगी, इंटू 100 तो वो ट्रिलियन हो जाएगा। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन वेस्टर्न जो होता है ये बढ़ता चला जाता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, है ना, जिलियन, ये सारा इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि 15 करोड़ वर्ष यानी लगभग 5 बिलियन ईयर्स बिफोर, कितना हो गया, 5 बिलियन, ठीक है ना, लगभग यही बैठेगा। तो इतने टाइम पहले आपका आकाश में एक विशालकाय ऑब्जेक्ट था, एक बड़ा भारी ऑब्जेक्ट शून्य में, जीरो में चक्कर लगा रहा था, सर्कुलेट कर रहा था, अपना घूम रहा था, अपनी धुरी पे घूमे जा रहा था, रोटेशन कर रहा था बड़ी तेजी से, ये बहुत बड़ा था, ठीक है। ये जॉर्ज लेमेंटर के अनुसार है। बाद में आके स्टीफन हॉकिंग ने इसमें सुधार किए हैं, वो सुधार भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा था, अति विशाल, महाविशाल ये ऑब्जेक्ट आपका शून्य में, यानी शून्य का मतलब हो गया जिसके ना ऊपर कुछ, ना नीचे कुछ, ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना दाएं कुछ, ना बाएं कुछ, ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ यही था, ना कोई फोर्स, ना कोई पुश, ना कोई पुल, ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ना कुछ, ना कोई इसे अपनी ओर खींच रहा है, ना कोई इसे अपने से धकेल रहा है, केवल यही अकेला चक्कर लगा रहा था। इसीलिए लेमेंटर साहब ने कहा कि ये स्पेस में, स्पेस का मतलब क्या होता है, स्थान, और स्पेस का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष, दोनों होता है ना, स्पेस, स्थान, जगह को भी तो स्पेस कहते हैं और अंतरिक्ष को भी स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। तो यही जहां स्पेस बहुत ज्यादा है, यानी कि जगह जहां है वहीं तो स्पेस है, और जगह कहां है, अंतरिक्ष में ही तो है, इतनी जगह और कहीं तो है नहीं, ठीक है ना। तो स्पेस में ये चक्कर लगा रहा था, इसमें हर तरीके के एलिमेंट्स थे, भारी भी और हल्के भी, ज्यादा जो थे वो आपके भारी पदार्थ थे, ठीक। ज्यादा तेज रोटेशन होगा, देखिए, सॉरी, हाँ, रोटेशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी धुरी पर ज्यादा तेज घूमेगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है। आप नॉर्मली देखिए, आप एक जग में, एक बर्तन में पानी भरिए, ठीक है ना, और पानी भर के उसको राउंड राउंड घुमाइए, पानी को घुमाया कि नहीं घुमाया, सबने घुमाया होगा।
हम लोग बच्चे होते हैं, नहाते टाइम जब बाथरूम में जाते हैं तो कुछ नहीं तो बच्चों की ये शरारत होती है कि बकेट में हाथ डाल के जो पानी बकेट में रखा हुआ है उसे गोल गोल घुमाते हैं तेज, है ना। फिर देखते हैं वाह कितना तेज पानी घूम रहा है, किनारे से ऊपर उठ गया है और बीच में नीचे दब गया है। होता है कि नहीं होता है? हम बकेट में पानी हाथों से, किसी हर बच्चे ने घुमाया होगा, आप लोगों ने भी घुमाया होगा, ठीक है ना। बकेट में पानी घुमाया, किनारे से ऊपर उठ गया, बीच में नीचे दब गया। यानी कि जब हम कोई भी चीज तेजी से घुमाएंगे तो उसके जो हल्के एलिमेंट होंगे उनमें बाहर जाने की टेंडेंसी होती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इसे हम कहते हैं हिंदी में दोस्तों अभिकेंद्र बल। ठीक है ना। ये वो फोर्स है जो हमेशा किसी सर्कल से बाहर की ओर लगता है। सेंटर से बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ठीक, मैरीगो राउंड झूला झूला है ना, बड़ा वाला मैरीगो राउंड, जो ये वाला मतलब जो मेले वगैरह में झूला आता है, जो खड़ा खड़ा लगा रहता है, बड़ा सा जाइंट व्हील जिसे बोलते हैं, है ना। तो उसमें आप देखिए जब वो झूला घूमता है तो झूले में जो बकेट्स टंगी रहती हैं जिनमें लोग बैठते हैं, जब झूला घूमेगा, जो खड़ा वाला ऊंचा वाला झूला होता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो बकेट्स बाहर की ओर थ्रो होती है कि नहीं होती? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। आप सबके घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए जब आप ड्रायर में डालते हैं, ड्रायर के पॉट में छोटे छोटे छेद रहते हैं, उसे तेजी से घुमाया जाता है तो पानी बाहर की ओर जाता है, नतीजा उन होल से बाहर निकल जाता है, कपड़े सूख जाते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, समझ आया? तो जो बाहर की ओर बल फोर्स काम करता है ये कहलाता है अभिकेंद्र बल। जाहिर सी बात है जब ये तेजी से घूम रहा है तो इस पर भी अभिकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एलिमेंट्स पर लग रहा होगा, जो इसके रोटेशन की वजह से ऑब्जेक्ट के मटेरियल को बाहर थ्रो करने के लिए पागल हुए जा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? कोई भी ऐसी गोल चीज आप घुमाएंगे तो ये होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट एक फोर्स ऐसा भी होता है जो सेंटर की ओर लगता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों, ये पा कर दो यार, हिंदी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये अपकेंद्र है और ये अभिकेंद्र है, माफी चाहूंगा दोस्तों, हिंदी थोड़ा सा मिलते जुलते टर्म है, थोड़ा सा भूल गया था, है ना। ये बोला जाता है अभिकेंद्र बल जो सेंटर की ओर लगता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, और जब आप टर्न पर मुड़ते हैं, मोड़ पर मुड़ते हैं, तो मोड़ भी तो एक गोले का पार्ट ही है, सर्कल का पार्ट ही तो है। तो आप एक सेंटर की साइड को, जिधर को आप मुड़ रहे हैं उस साइड को थोड़ा सा झुक जाते हैं, थोड़ा टिल्ट कर जाते हैं। यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, यहां पर सर्कल नहीं है, स्पीयर है, गोला है, यानी यहां पर काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर गुरुत्व बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन, हर पिंड में, हर ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन होता है, चाहे वो एक छोटा सा मिट्टी का कण हो, उसमें भी ग्रेविटेशन होता है, अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति वस्तुओं को होती है, लेकिन वो इतना कमजोर होता है कि किसी को खींच नहीं सकता, अपना फोर्स बता भी नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा उसका ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता जाएगा। हमारी अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स कम है, मून का ग्रेविटेशन फोर्स और भी कम है, और जुपिटर का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, और सन का ग्रेविटेशन फोर्स और ज्यादा है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा, चूंकि इन सबके जो भी पार्टिकल्स उसमें हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स मिलकर इस ग्रेविटेशन फोर्स का कंस्ट्रक्शन करता है, निर्माण करता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट जो जॉर्ज लेमेंटर ने इमेजिन किया है कि बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, सन से भी बड़ा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी से भी बड़ा है, ये साहब हमारी आकाश गंगा या अपनी जो नेबुला है उससे भी बड़ा है।
ठीक है ना। इतने बड़े ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा होगा जो मटेरियल को सेंटर की ओर खींच रहा है। यह चाहता है कि इसका सारा मटेरियल सेंटर में आ जाए, और इसका रोटेशन भी कितना ज्यादा होगा जो चाहता है कि सारा मटेरियल बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है ना। रोटेशन बहुत तेज है, नतीजा पानी की बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है जो अंदर को खींच रहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको एक इधर खींचे एक इधर खींचे तो आप क्या करेंगे? अपनी जगह पे स्टडी बने रहेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बराबर फोर्स से खींचिए, बराबर बल से खींचिए, दो लोग इस हाथ में लगे हों, दो लोग इस हाथ में लगे हों और आपको खींच रहे हों, तो आप अपनी जगह पर स्थिर बने रहेंगे। ना इधर वाले खींच पाएंगे ना इधर वाले खींच पाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ आया? अगर बराबर की बात कहिए, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, ठीक है ना, और आप इसमें इसे रस्सी से बांध के इधर खींचिए और इधर खींचिए, ठीक, और फोर्स बराबर हो। मान लीजिए बल को न्यूटन में नापते हैं, 10 न्यूटन का बल इधर से लगाइए और 10 न्यूटन का बल इधर से लगाइए। आपने 20 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह से 1 mm भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ बल बराबर है, फोर्स बराबर है। इज दैट क्लियर? समझ आया? अगर इधर आप बल बढ़ा देंगे तो इधर खींचने लगेगा। यही कंडीशन होती है जब तक किसी ऑब्जेक्ट का गुरुत्व बल, ठीक है ना, बराबर रहता है अपकेंद्र बल के, तब तक ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर स्टडी रहता है, अपनी जगह पर रिवॉल्व राउंड सेम गति से करता रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये बैलेंस कैसे होता है? देखो, ग्रेविटेशन बढ़ाने के लिए आपको या घटाने के लिए उस ऑब्जेक्ट में मटेरियल घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है ना, अगर हमारी पृथ्वी का आपको गुरुत्व बल बढ़ाना है तो या तो पृथ्वी को बड़ा करो तभी बढ़ेगा, या छोटा करो तो घट जाएगा। तो गुरुत्व बल बढ़ाने के लिए तो पदार्थ बढ़ाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब केंद्र बल बढ़ाने या घटाने के लिए हमें पृथ्वी के या किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कल्स घटाने या बढ़ाने पड़ेंगे, उसकी गति घटानी या बढ़ानी पड़ेगी, तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर ऑब्जेक्ट अपने मटेरियल के हिसाब से अपने फोर्स को बैलेंस करके चक्कर लगाता है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। ये ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप अपनी कार से एक कोने से दूसरे कोने पर जाना चाहें तो आपको लाखों साल लग जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ठीक है ना। अगर आप अपनी कार से एक कोने से दूसरे कोने तक इसके जाना चाहें तो आपको लाखों साल लग जाएंगे। आप समझ लीजिए कितना बड़ा है। ऐसी कंडीशन में एक डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो गई कि जो हैवी मटेरियल है, जो भारी पदार्थ इस मटेरियल में थे, चट्टान वगैरह, साल्ट रॉक वगैरह, मिट्टी या इस तरीके के, वो केंद्र में ज्यादा घनीभूत होने लगे, ज्यादा इकट्ठे होने लगे, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, ज्यादा सघनता के साथ, ज्यादा डेंसिटी के साथ, ज्यादा घनत्व के साथ इकट्ठे होने लगे और हल्के पदार्थ बाहर की ओर जाने लगे। इससे बीच में एक डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता पैदा हुई, जिससे ये अपने गुरुत्व बल और अपकेंद्र बल के संतुलन को साधने में नाकामयाब हो गया। जब ये नाकामयाब हो गया तो चूंकि भारी पदार्थ जो थे वो सेंट्रल में बहुत तेजी से इसके केंद्र में इकट्ठे हो रहे थे, उनमें एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है। आप देखिए, किसी भी एलिमेंट में अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल होते हैं। अगर आप नजदीक लाएंगे आकर्षण रहेगा, ध्रुव बदल जाएंगे, प्रतिकर्षण हो जाएगा। कुल मिला के इसकी प्रतिक्रिया में जो आपके हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। जब ये बहुत ज्यादा घनत्व से इकट्ठे होते जा रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया में ये ऑब्जेक्ट एक दिन, एक पल, दिन या रात तो उस समय था ही नहीं, सडन ब्लास्ट कर गया, इसमें विस्फोट हो गया। यही है महाविस्फोट सिद्धांत। जॉर्ज लेमेंटर साहब ने इस डिसकंटिन्यूटी को स्पष्ट किया कि यह असंबद्धता पैदा हुई इसके बड़े आकार और इन दोनों बलों में असंतुलन के कारण।
क्योंकि पदार्थ इसके एक नहीं थे, हल्के और भारी पदार्थों का ये मिश्रण था, इस कारण से ये संतुलन साध नहीं पाया। ठीक है ना, समझ आया दोस्तों? संतुलन साध नहीं पाया, बैलेंस को ये बना के रख नहीं पाया, नतीजा इसमें विस्फोट हो गया। अब विस्फोट हो गया तो इसका मटेरियल आकाश में, स्पेस में चारों तरफ, हर तरफ, चारों क्या बल्कि 10 तरफ, 10 दिशाएं मानी गई हैं, आपने 4 पढ़ी होंगी लेकिन दिशाएं 10 होती हैं, 10 दिशाओं में इसका मटेरियल बिखर गया। ठीक है ना, बिल्कुल पुर्जा पुर्जा हो गया। यही आपका होता है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे जॉर्ज लेमेंटर ने। ठीक है ना, अब इससे होता क्या है कि बहुत सारे चारों तरफ ये मटेरियल बिखर गया, इसमें गैसें भी हैं, इसमें धूल भी है, इसमें पानी भी है, इसमें दुनिया भर के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं। इसमें लोहा भी है, इसमें प्लेटिनम भी है, इसमें मेटल भी है, इसमें ठोस भी है, इसमें लिक्विड भी है, इसमें गैस भी है, इसमें सब कुछ है। ठीक है ना, ये मटेरियल बिखर गया, और बिखर के ये क्या होता है कि अब जब चारों तरफ बिखरेगा तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, जो हैवी मटेरियल होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। अरे भाई 10 दिशाएं ऋतु जी आप जानते होंगे बेटा, NEWS ये नहीं बनाते, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देखो 4 हो गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 8 हो गई, और ऊपर और नीचे 10 हो गई। 8 तो आपके सर्कल में दिख ही रहेंगे, तो ये 8 और ऊपर और नीचे 2 और मिला दीजिए, तो ये बोली जाती हैं 10 दिशाएं। जो हमारे जो माइथोलॉजी है, रामायण वगैरह है, उसमें इन्हीं 10 दिशाओं का आपका उल्लेख है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो अब ये मटेरियल दोस्तों बिखर गया। अब बिखरने के बाद ये मटेरियल बड़ी तेजी से बिखरा है। ठीक है ना, विस्फोट अंजलि जी इतना समझ लीजिएगा, ये विस्फोट मैंने समझाने के लिए आपको बताया बेटा कि ये जो एलिमेंट, जो भी पिंड था, जो ऑब्जेक्ट था, ये बहुत बड़ा था बेटा, ये बड़ा था, इतना बड़ा था जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी अर्थ इतनी समझ लीजिए कि इसके सामने एक मिट्टी के छोटे पार्टिकल से भी कम, बहुत माइन्यूट, माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़े, इतनी छोटी अर्थ की औकात है, इतना बड़ा पिंड ये था। पिंड कहते हैं ऑब्जेक्ट या पिंड, कोई भी ऐसा जिसका आकार मतलब जो हमें पता ना हो, निश्चित ना हो, वो पिंड कहलाता है। तो चूंकि इसका आकार, शेप एंड साइज हमें कुछ पता नहीं है, तो इसलिए इसे फिजिक्स में पिंड या इंग्लिश में उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी, या बॉडी भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट, बॉडी, पिंड एक ही बात है। तो ये साहब इतना बड़ा था कि इसमें जो भारी पदार्थ थे, जो हैवी मेटल्स थे, हैवी मटेरियल था, वो सेंटर में बहुत तेजी से इकट्ठा होने लगा, और हल्का मटेरियल था वो इसके सर्कुलेशन के कारण, जो ये अपनी एक्सिस पर राउंड कर रहा है, जो आपका रोटेशन कर रहा है, उस वजह से सरफेस एरिया की ओर इकट्ठे होने लगे। जब सरफेस एरिया की ओर इकट्ठे होने लगे, देखिए आप समझिए, डिसकंटिन्यूटी को समझिए, ऑब्जेक्ट है, हैवी पदार्थ जो है, भारी पदार्थ हैं, वो सेंटर में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है ना, और हल्के पदार्थ हैं वो सरफेस की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, सरफेस की ओर क्यों जा रहे हैं? सरफेस की ओर ये जा रहे हैं जिसे हिंदी में कहते हैं अपकेंद्र बल के कारण। अपकेंद्र बल क्या है मैंने आपको बताया, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये यहां पर जा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रीपीटल फोर्स है, ये सेंटर की ओर लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन पर है तो जो केंद्र की ओर खींचता है वो हो जाता है सेंट्रीपीटल, और जो बाहर की ओर लगता है, जो केंद्र से दूर धकेलता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल। इसका फाइन एग्जांपल जो है, अगर आप साइकिल से टर्न पे मुड़ते हैं तो गोले के केंद्र की ओर झुक जाते हैं, लेकिन अगर आप कार में बैठकर मुड़ते हैं तो आप गोले के विपरीत दिशा की खिड़की की तरफ धकेल दिए जाते हैं। दोनों बलों का फाइन एग्जांपल। ठीक है ना, तो ये डिसकंटिन्यूटी जो जनरेट हुई इस वजह से, और ये बहुत तेजी से जो फोर्सेस के साथ ये इकट्ठा हाई डेंसिटी से ये बनता जा रहा था सेंटर, ये प्रतिक्रिया में, रिफ्लेक्शन में ब्लास्ट कर गया।
जब ये ब्लास्ट कर गया तो सारा मटेरियल इसका दसों दिशाओं में ब्रह्मांड में इधर उधर भटक गया, बिखर गया। ठीक है ना। अब जब बिखर गया तो क्या हुआ? अब बिखर गया तो सिंपल सी बात है भाई कि आप भी कोई चीज अगर फेंकिए, मान लीजिए आपको एक कहना चाहिए मोबाइल आपका दिया जाता है और कहा जाता है भाई फेंक दो, ठीक है, तो कितनी दूर फेंक पाओगे? वही करीब बहुत बहुत, या एक बॉल दे दी जाती, चलिए अपना मोबाइल फेंकने में कष्ट होगा, मन नहीं करेगा, है ना, तो अपना मोबाइल मत फेंकिए। आपको एक बॉल दे दी जाती है क्रिकेट में जो खेली जाती है, लगभग 5 औंस की बॉल रहती है, आप उसे फेंकेंगे तो आराम से 30 मीटर 50 मीटर दूर फेंक लेंगे। इज दैट सिंपल? क्वाइट सिंपल। लेकिन अगर बॉल की जगह आपको एक 20 केजी का लोहे का बांट दे दिया जाए जिससे हम मेजर करते हैं, वेट दे दिया जाए, तो क्या 20 किलो का वेट जो दिया गया है वो भी आप 30 मीटर फेंक देंगे? नहीं फेंक पाएंगे। क्वाइट सिंपल भाई। जाहिर सी बात है कि जब इसमें ब्लास्ट हुआ, आपका जॉर्ज लेमेंटर के ऑब्जेक्ट में बताए हुए में ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो जो हल्के मटेरियल थे वो दूर तक चले गए और जो हैवी मटेरियल्स थे वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, वो नजदीक रह गए। लेकिन नजदीक का मतलब ये नहीं कि आपके पड़ोसी का घर, यहां नजदीक का मतलब भी लाखों किलोमीटर है, इतनी जगह है। ठीक है ना। हैवी मटेरियल्स ज्यादा दूर नहीं जा पाए और लाइट मटेरियल्स ज्यादा दूर तक चले गए। अब ये एक भीड़ जैसा बन गया। भीड़ इन द सेंस एक ऐसा मटेरियल जिसमें कहीं धूल है, कहीं गैसें हैं, कहीं रॉक्स हैं, कहीं चट्टाने हैं। इस तरीके से ये सर्कुलेट करने लग गए, स्पेस में दूर की ओर जा रहे हैं। तो जब दूर जा रहे हैं तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और एक दूसरे पर धीरे धीरे जहां जहां ये इकट्ठे होते जा रहे हैं गर्म भी हैं, क्योंकि यहां पर एनर्जी ट्रांसफर का कोई तरीका तो है नहीं। अगर आप चाय पीते हैं, ठीक है ना, अगर आप चाय पीते हैं बेटा, चाय का कप रखा हुआ है, गर्म है, तो वो ठंडा क्यों होता है? ठंडा इसलिए होता है कि ठंडी हवा उसके टच में आती है, ठीक है ना, इसलिए उसे ठंडा होने में कम टाइम लगता है। अगर यही चाय का कप आप वैक्यूम में रख दीजिए, गर्म चाय का कप, जहां पर ना हवा हो, ना ठंड हो, ना गर्मी हो, कुछ ना हो, वहां रख दीजिए, तो इसे ठंडा होने में सालों लगेंगे, बड़े दिन बाद, क्योंकि फिर जो इसकी जो एनर्जी इससे रिलीज होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होगी और वो स्लो होती है, रिलीज होने में स्लो है, स्पीड उनकी अच्छी है, तो वो स्लो रिलीज होंगी। नतीजा चाय का कप वैक्यूम में बहुत दिनों में ठंडा होगा। ये मटेरियल जो बिखरा हुआ है, इससे हीट ट्रांसफर के लिए, एनर्जी ट्रांसफर के लिए कोई चीज नहीं मिली है। आप अगर ठंड में ठंडे, कोई भी चीज ठंडी है तो आप उसे गर्म कैसे करते हैं? जैसे आप, बहुत सर्दी है, आपको किसी सीट पे बैठना है, सीट गर्म है, तो या तो उसे थोड़ा हाथ से दबाइए, थोड़ा गर्मी दीजिए। यानी जब तक आप, हीट जो है एक एनर्जी है, क्या है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी है, और एनर्जी को ना तो आप पैदा कर सकते हैं, ना तो जनरेट कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। केवल हम इसका रूप बदल सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, बस, और हम कुछ नहीं कर सकते, केवल फॉर्म बदल सकते हैं। बाकी नाइदर वी कैन जनरेट द एनर्जी नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय द एनर्जी। जिस भी फॉर्मेट में है फॉर्म बदल सकते हैं। और हीट क्या है? एक एनर्जी है। तो जो मटेरियल इससे निकला है वो कैसा है? ये सारा मटेरियल है, हीट है, गर्म है। क्यों? क्योंकि क्रश होके निकला है। ये यहां पर क्रश्ड था, बुरी तरह से दबा हुआ था, ठीक है ना। तो ये हीट मटेरियल होने के कारण जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं, मिट्टी के पार्टिकल वगैरह हैं, ये धीरे धीरे एक दूसरे से चिपकने लगे। जो अभी तक घूमते हुए धूल के बादल थे, जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए जगह जगह धूल के बादल थे, ये जगह जगह छोटे छोटे कंकड़ों में बदलने लगे। जो हैवी मटेरियल है वो धीरे धीरे एक दूसरे से चिपकने लगा, एक दूसरे के साथ मिलके घूमने लगा।
ठीक है ना। एक दूसरे से चिपकते चिपकते ये धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जैसे बनने लगे। हजारों साल में ये साहब स्टार, प्लेनेट, इन सब में कन्वर्ट होने लगे और इस प्रकार से हमें वर्तमान ब्रह्मांड की शक्ल देखने को मिलती है मिलियंस ऑफ ईयर में। ठीक है ना। पहले छोटे छोटे धूल के कण हैं, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, गर्म हैं, आपस में चिपक गए, एक छोटा से बड़ा धूल का कण बन गया। इस प्रकार के और कण आपस में चिपक गए। फिर क्या हुआ कि चिपकना बंद हो गए, इस तरीके के कण एक साथ चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाने लगे, धीरे 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 ये मटेरियल इतने बड़े हो गए कि इनमें ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्व बल जनरेट होने लगा। और जैसे ही गुरुत्व बल जनरेट होने लगा, ये कण एक दूसरे से, ये पार्टिकल जुड़ने चिपकने लगे। मिलियंस किलोमीटर तक के ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बनने लगे और इस प्रकार से हमें आज के ब्रह्मांड का फॉर्मेट मिलता है। अब यहां पर सवाल उठता है दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने एक वीडियो भी रखा है, क्योंकि अब अपने ऊपर वैसी कोई शर्त नहीं है जैसी पहले थी। भाई अनअकैडमी में काम करते थे उस समय कि भाई कोई आउटसोर्स यूज नहीं कर सकते, लेकिन अब हम कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो इसको कैसे यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी होती है, किस तरीके से यहां पर एक दिक्कत आती है, वो भी मैं आपको यहां पर आज क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है ना। क्या हुआ, अब जब इससे जो ऑब्जेक्ट निकले, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्ट निकले उनसे पिंड बने, आकाशगंगाएं बनी, ग्रह बने, है ना, सितारे बने। तो अब ये सवाल आया यहीं पर, अब स्टीफन हॉकिंग साहब का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें अब वर्तमान में तो उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्हें आधुनिक आइंस्टीन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग साहब ने कहा कि साहब अगर ये ऑब्जेक्ट जब ब्लास्ट किया तो इसका मटेरियल हर तरफ बराबर गया, जैसा जॉर्ज लेमेंटर साहब ने कहा। अगर ये बराबर गया तो फिर ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं, जो प्लेनेट्स हैं, ये हर तरफ बराबर होने चाहिए थे, इनकी बीच की दूरियां बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है। लेकिन ये हर तरफ बराबर नहीं है, दूरियां बराबर नहीं है। ऐसा क्यों है? ये तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर शून्य में कोई ऑब्जेक्ट ब्लास्ट किया, शून्य में वो बिखरा है, तो फिर इसका मतलब है साहब कि हर तरफ बराबर मात्रा में जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स कहीं से लगी नहीं रहा था। इस बात का जवाब लेमेंटर साहब की थ्योरी में नहीं था। इसके लिए स्टीफन हॉकिंग साहब ने दो चीजों की तुलना की, मैटर और एंटी मैटर। उन्होंने कहा कि जब सृष्टि में इस प्रकार का विस्फोट हुआ तो पदार्थ और प्रतिपदार्थ इस तरीके के दो एलिमेंट बने और ये दोनों बराबर मात्रा में चारों तरफ बिखर गए। ठीक। लेमेंटर साहब ने यह भी कहा कि साहब, लेमेंटर साहब ने कहा था एक बहुत बड़ा पिंड था, हॉकिंग साहब ने कहा कि नहीं, एक बहुत छोटा पिंड होगा जो बिल्कुल सुई की नोक से भी छोटा, उससे यह ब्रह्मांड बना है। दोनों के अपने अपने विचार हैं इसके पीछे, और दोनों ही कि भाई लेमेंटर साहब ये नहीं बता पाए कि वो बड़ा पिंड कहां से आया, उसी प्रकार हॉकिंग साहब ये नहीं बता पाए कि वो सुई की नोक वाला पिंड कहां से आया, ये अभी तक कोई नहीं बता पाया। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा, हॉकिंग साहब ने, कि इस चक्कर में मैटर और एंटी मैटर दो चीजें बनी और दोनों एक दूसरे के हैं एंटी। हॉकिंग साहब ने कहा कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे साहब। तो एंटी मैटर और मैटर, एक एटम मैटर का बराबर एक एटम एंटी मैटर का। बाय द वे एंटी मैटर जो होता है, जैसे मैटर आप देखते हैं तो मैटर में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं, ऐसा ही होता है। एंटी मैटर में उल्टा होता है। एंटी मैटर में यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है वो पार्टिकल चक्कर लगाते हैं। तो पॉजिटिव पार्टिकल चक्कर लगाते हैं और मैटर में आपके निगेटिव पार्टिकल चक्कर लगाते हैं। यहां हो गया निगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव, दोनों टकराएंगे तो एक एटम मैटर, एक एटम एंटी मैटर, खत्म होने लगे आपस में। तो हॉकिंग साहब ने कहा कि मैटर और एंटी मैटर दोनों आसपास रहते हुए बराबर में जब ये मिले तो खत्म होने लगे।
और इस प्रकार से धीरे धीरे लगभग 90% जो चीजें थी वो समाप्त हो गई, केवल 10% बच पाया जो मैटर है, पदार्थ है। प्रति पदार्थ पूरी तरह से खत्म हो गया। क्यों? इन्होंने ये कहा कि 0.15 नैनो सेकंड पहले एंटी मैटर समाप्त हो जाता है, मैटर थोड़ा बाद में समाप्त होता है। जब दोनों एटम टकराते हैं, एक अणु पदार्थ का, एक अणु प्रति पदार्थ का, अगर ये दोनों टकराएंगे तो दोनों खत्म होंगे। लेकिन हॉकिंग साहब ने कहा कि पदार्थ का अणु थोड़ा बाद में समाप्त होता है। क्यों? इसका ये कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाए, केवल इनकी ये कल्पना पर आधारित है कि पदार्थ का अणु साहब थोड़ी देर में खत्म होता है, तो जिस समय आखिरी एंटी मैटर का अणु समाप्त हुआ उस समय तक लगभग 10% मैटर या पदार्थ के अणु बचे रह गए थे। यही 10% हमारे वर्तमान ब्रह्मांड को बनाते हैं। बिग बैंग से जो मटेरियल निकला था उसका लगभग 90% नष्ट हो चुका है। यह नष्ट हो चुका मटेरियल कहां गया नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में 10% ब्रह्मांड का जो मटेरियल है वो केवल 10% है और वो पदार्थ है। और पदार्थ क्यों बच सका? क्योंकि प्रति पदार्थ जल्दी समाप्त हो जाता है टक्कर में और पदार्थ थोड़ा बाद में समाप्त होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जब एंटी मैटर बीच से हट गया तो संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ गया, इसके लिए इन्होंने मैग्नेटिक बॉल्स एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना? इस मैग्नेटिक बॉल्स एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे। इसके लिए मैं आपको अब बस यहां पर एक YouTube वीडियो प्ले करने वाला हूं आपकी स्क्रीन पर, इसको देखेंगे और इसको मैं आपको समझाता चलूंगा कि ये है क्या। तो मैग्नेटिक बॉल वीडियो आप देखिएगा। इन्होंने इस तरीके से ये कहा, ठीक है ना? फुल स्क्रीन ले लेते हैं। चलिए, इन्होंने कहा, हॉकिंग साहब ने, आप लोगों को वॉइस क्लियर मिल रही है मेरी? क्योंकि मैंने वीडियो म्यूट कर रखा है, मेरी वॉइस मिलती रहेगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है ना? इन्होंने कहा कि भाई हर तरफ मटेरियल बराबर होना चाहिए। मटेरियल बराबर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर इन्होंने एक इमेजिनरी पिक्चर दी है ब्रह्मांड की, ठीक है ना? जिसमें जो चीजें आपको दिख रही हैं कि कहीं पर स्पेस है यानी खाली है और कहीं पर आपको जो अंतरिक्ष की धूल और ऑब्जेक्ट वगैरह नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है ना? तो ये इस तरीके से असंतुलित है, ब्रह्मांड हमारा संतुलित नहीं है। अगर आपका बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हर तरफ पदार्थ बराबर संख्या में गए होते, बराबर मात्रा में गए होते, तो बराबर दूरी पर आकाशगंगाएं होनी थी, बराबर दूरी पर ग्रह होते। इसके लिए इन्होंने मैग्नेटिक बॉल एक्सपेरिमेंट इस हॉल में किया था, जिसकी वीडियो अवेलेबल है। हॉकिंग साहब ने एक बड़ा सा खाली हॉल लिया, ठीक, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। इसमें कोई और फोर्सेस क्रिएट ना हो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को वुड का बनाया गया, ठीक, और काफी हद तक ग्रेविटेशन फोर्स को कम करते हुए इसमें इस तरीके से ये बराबर आकर्षण बल, बराबर प्रतिकर्षण बल की, बराबर मैग्नेटिक बॉल वैल्यू की चुंबकीय गेंदें इस हॉल में इस तरीके से भर दी। ठीक है ना? आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में ये चुंबक की गेंदें, ये सारी गेंदें ऐसी हैं जिनमें मैग्नेटिक फोर्स है। ये चुंबक की बनी हुई गेंदें हैं, मैग्नेट की बनी हुई बॉल्स हैं। ये मैग्नेटिक बॉल्स इस हॉल में आपकी हॉकिंग साहब ने भेज दी, फेंक दी इस तरीके से। चूंकि इनमें साहब जो बात थी वो ये थी कि इनमें सभी में फोर्सेस बराबर थे। जब फोर्स बराबर थे तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण हर तरफ से संतुलित था। ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर स्टेब्लिश हो गई, बराबर डिस्टेंस पर ठहर गई। हर बॉल के बीच में डिस्टेंस बराबर, चूंकि बॉल का वजन सेम था, बॉल में चुंबकत्व सेम था, हर चीज सेम थी। नतीजा कुछ बॉलों ने एक दूसरे को आकर्षित किया, प्रतिकर्षित किया, बराबर हो गई। अब हॉकिंग साहब ने क्या किया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि बीच में से कुछ बॉलों को उठा लिया और उन्होंने बताया कि ये जो वैक्यूम बन रहा है, इन बॉलों का जो स्पेस बन रहा है, ये एंटी मैटर है, जो मैटर और एंटी मैटर की लड़ाई में नष्ट हुआ, ये संतुलन गड़बड़ाया।
जब बीच से कुछ गेंदें उठाई गई, एंटी मैटर नष्ट हो गया, तो साहब आकर्षण और प्रतिकर्षण के संतुलन बदल गए, बिगड़ गए, टूट गए। और टूट गए तो ये गेंदें जगह जगह जो संतुलित कंडीशन में आपकी स्टेब्लिश थी, संतुलित कंडीशन में बनी हुई थी, वो इधर उधर जाने लगी। जहां आकर्षण ज्यादा था उस ओर इकट्ठी होने लगी, जहां आकर्षण कम था वहां से ये हटने लगी। ठीक है ना, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बीच से कुछ बॉलें उठा दी, संतुलन खत्म कर दिया, तो किस तरीके की चीजें हो गई। इस तरीके से ये गेंदें इकट्ठी होने लगी। हॉकिंग साहब ने कहा यही हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण के सिद्धांत के आधार पर, मैं आपको फिर दिखाता हूं एक बार, यहां देखिए, जिस तरीके से बॉलें कुछ कुछ जगहों पर इकट्ठी हो गई हैं, इन जगहों पर आपकी आकाश गंगाएं बनी, ग्रह बने, और जो बीच की ये खाली जगह दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये जो बीच की खाली जगह दिख रही है, ये आपका आज का वैक्यूम है जो स्पेस में आपको दिखाई देता है। कहीं पर वैक्यूम है और कहीं पर आपके ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, कहीं आकाशीय मटेरियल, आकाशीय पदार्थ है, उसकी सघनता है, और कहीं पर निर्वात है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि बीच से एंटी मैटर नष्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने बात कही। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये हॉकिंग साहब ने मैटर और एंटी मैटर के संतुलन को दर्शाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ब्रह्मांड में देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऑब्जेक्ट बनते चले जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग साहब के इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट, आकाश गंगाएं और आपके ग्रह वगैरह बनते हैं। इज दैट क्लियर? ये बना प्लेनेट इस तरीके से, एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, कि शुरुआत में ये देखिए चुंबकीय बॉलें या पदार्थ इकट्ठा होना शुरू हो गया है क्योंकि एंटी मैटर नष्ट होने लगा है। ठीक है, पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, जहां ज्यादा इकट्ठा हो रहा है वहां पर ये देखिए येलो येलो जो चमकीले टाइप के दिख रहे हैं, ये देखिए ये आपके जो है आकाश गंगाएं और ऑब्जेक्ट और पिंड और स्टार्स बनने स्टार्ट हो गए। इस तरीके से ये बनते हैं, इस तरीके से ये धीरे धीरे हजारों सालों में कन्वर्ट होकर इस शेप में आते हैं और वर्तमान शेप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, यही हॉकिंग साहब का मैग्नेटिक बॉल एक्सपेरिमेंट था। ये देखिए आकाश गंगाएं, प्लेनेट्स वगैरह आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये हॉकिंग साहब की वीडियो है। चलिए, तो इसको इतना ही अपने काम का था, इसको हटा देते हैं दोस्तों और हम लोग अपने मटेरियल पे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ब्रह्मांड हमारा बनता है। इज दैट क्लियर? कैसे ब्रह्मांड में जगह जगह दूरी है, जगह जगह पर सघनता है प्लेनेट्स वगैरह की और स्टार्स वगैरह की, वो आपने समझा। इज दैट क्लियर? तो आज की बात हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक ही रखेंगे। ब्रह्मांड हमने समझा किस तरीके से बना। ठीक है, आगे ब्रह्मांड में अब कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इसे हम लोग कल समझेंगे। तो आज की बात यहीं तक। प्लीज दोस्तों वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। ज्योग्राफी आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब अच्छी नहीं लगी होगी या समझ नहीं आई होगी। मेरी उम्मीद है उनकी समझ आई होगी तो अपनी भी समझ आई होगी, ऐसी मेरी आशा है। और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज की बात हम लोग यहीं तक रखेंगे और क्लास का पैटर्न इसी तरीके का रहेगा। मटेरियल ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि मटेरियल आपके पास है, बुक भी है, मटेरियल भी है, सब है। ठीक, जहां से जो पढ़ना है वो आपको मैं बताता चलूंगा कि ये पढ़ना है, ये याद करना है। बाकी समझाता मैं आपको इसी तरीके से फिगर्स और वीडियोस के माध्यम से चलूंगा। ये ज्योग्राफी की क्लास आपकी इसी तरीके से डिजिटलाइज होते हुए चलेगी। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सर। दोस्तों आज की बात यहीं तक रखेंगे। मोस्ट वेलकम। कल की क्लास और अट्रैक्टिव होने वाली है, कल की क्लास और अट्रैक्टिव होगी, आप चिंता ना करें। चूंकि एक दो दिन में मुझे भी टेक्निकल चीजें इसकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, टेक्निकल चीजों में थोड़ा मैं कमजोर हूं। तो आज की बात यहीं तक। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर कमिंग। अपने दोस्तों को भी बताएं, अगर मजा आए